हाय, ये एक इम्पॉर्टेंट वीडियो है क्योंकि इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ ईगल एक्ट के बारे में कि ईगल एक्ट क्या है। और अगर आप अमेरिका जाने का मन बना रहे हैं तो ईगल एक्ट के बारे में जानना आपके लिए बेहद ज़रूरी क्यों है। ईगल एक्ट लाने से पहले अमेरिका क्या था, ईगल एक्ट लाने के बाद यानी कि पारित होने के बाद अमेरिका में कौन से बदलाव आए हैं, उन सभी बदलावों का अमेरिका पर क्या प्रभाव पड़ेगा, उन सब बदलावों का अमेरिकियों पर क्या प्रभाव पड़ेगा। दोनों शब्दों में अंतर समझिएगा। मैं फिर रिपीट करता हूँ, इस एक्ट को लाने के बाद अमेरिका पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इस एक्ट के बाद अमेरिकियों पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इस एक्ट के पारित हो जाने के बाद भारत पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इस एक्ट के बाद भारतीयों पर क्या प्रभाव पड़ेगा, और उसके बाद ईगल एक्ट मेरी नज़र में क्या है। ये सभी स्टेप बाय स्टेप मैं सारी चीज़ें आपको समझाने वाला हूँ इस वीडियो में। ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा, शब्दों के चयन को थोड़ा गंभीरता से लीजिएगा क्योंकि इसमें भारत और भारतीयों, अमेरिका और अमेरिकियों, इस चीज़ को काफ़ी हद तक विभक्त होता हुआ आप महसूस करेंगे। ठीक है, चलिए अपन बात करते हैं ईगल एक्ट के बारे में। ईगल एक्ट का मतलब है इक्वल एक्सेस टू ग्रीन कार्ड फॉर लीगल एम्प्लॉयमेंट। अमेरिका हर साल एक नंबर जारी करता है, यानी कि हर साल वो एक नंबर जारी करता है कि इस साल हम इतने नंबर ग्रीन कार्ड पूरे दुनिया भर के प्रोफेशनल्स को देंगे, दुनिया भर के उन बेहद काबिल लोगों को देंगे जो अमेरिका आकर अमेरिका की प्रगति में अपना योगदान दे सकें। अब हर बार ये नंबर कितना होता है अलग अलग होता है, अमेरिका की रिक्वायरमेंट के हिसाब से होता है और अमेरिकी सरकार तय करती है कि इस बार हमें यानी इस वर्ष हमें कितने लोगों को पूरी दुनिया भर से अमेरिका में आमंत्रित करना है। दुनिया भर से अमेरिका जाने वाले जो लोगों की संख्या है वो हर साल बदलती रहती है ज़रूरत के अनुसार। उसके पीछे के क्या कारण होते हैं वो अपन इस वीडियो में समझेंगे, लेकिन अपन एक आंकड़ा ऐसा लेते हैं जिसके ज़रिए हम पूरी गणित समझ सकें कि एग्जैक्टली ईगल एक्ट क्या है, ईगल एक्ट से पहले अमेरिका क्या था और ईगल एक्ट के बाद अमेरिका क्या होगा। समझिए, मान लीजिए कि वर्ष 2023 के लिए अमेरिका एक आंकड़ा जारी करता है। अमेरिका कहता है कि पूरी दुनिया भर से हमें टैलेंटेड और प्रोफेशनल्स लोगों की ज़रूरत है और वो आंकड़ा है 1 लाख। वर्ष 2023 में हम 1 लाख ग्रीन कार्ड आवंटित करेंगे यानी लोगों को देंगे। ठीक है, 1 लाख। और पूरी दुनिया भर में देश कितने हैं, पूरी दुनिया भर में जो देश हैं वो हैं 195 कंट्रीज़ हैं। अब पूरी दुनिया भर से हमें लोगों को बुलाना है ताकि वो अमेरिका आए, अमेरिका की प्रगति में अपना योगदान दें, लेकिन हमारी लिमिट है 1 वर्ष की 1 लाख। हम मैक्सिमम 1 लाख लोगों को अमेरिका में दाखिला दे सकते हैं, यानी 1 लाख लोगों को हम ग्रीन कार्ड दे सकते हैं। अब उन्होंने सोचा जब 195 देश हैं और हमें दुनिया भर से अब टैलेंट को लेकर आना है तो हमें एक सीमा तय करनी पड़ेगी, यानी कि हर देश से हम मैक्सिमम कितने लोगों को उठा सकते हैं। तो जो उन्होंने पूरा एवरेज आउट निकाला तो उन्होंने निकाला कि पर कंट्री जो उन्होंने कैप लगाई वो लगाई 7% की। 7% की उन्होंने कैप लगाई। कैप का क्या मतलब होता है समझिए। कैप का मतलब होता है कि किसी भी देश से वो 7% से ज़्यादा लोगों को नहीं उठा सकते हैं। 7% से कम लोगों को जरूर उठा सकते हैं, लेकिन 7% से ज़्यादा लोगों को नहीं उठा सकते। यही मतलब है पर कैपिटा कैप पर कंट्री। 7% का कैप पर कंट्री इन्होंने लगाया। अब मान लीजिए 1 लाख लोगों को उन्हें वर्ष 2023 में बुलाना है। इसका 7% कितना हुआ, 7% हुआ इसका 7,000, यानी वो किसी भी देश से अधिकतम 7,000 लोगों को उठा के लेके जा सकते हैं, यानी 7,000 लोगों को वो ग्रीन कार्ड दे सकते हैं कि आप अमेरिका आइए और अमेरिका की प्रगति में अपना योगदान दीजिए। प्रगति में योगदान दीजिए, ये वर्ड मैं रिपीट कर रहा हूँ और शायद आगे भी रिपीट करता रहूँगा। ठीक है, 7,000 लोग हर देश से पहुँच रहे हैं। अब अपन समझते हैं इसका क्या मतलब हुआ। मान लीजिए 3 देश हैं, 3 देश हैं A, B और C। A से कितने लोगों ने आवेदन दिया ग्रीन कार्ड के लिए, वो अमेरिका जाना चाहते थे? 7,000 लोगों ने। मान लीजिए 7,000 लोगों ने आवेदन किया कि वो ग्रीन कार्ड अमेरिका का लेना चाहते थे। अब जो यूएस एम्बेसी है वो तय करेगी कि इनको ग्रीन कार्ड देना है कि नहीं देना है, क्योंकि उनके दायरे में 7,000 के 7,000 लोगों को भी वो दे सकते हैं क्योंकि 7% का कैप है, लेकिन मिनिमम का कोई कैप नहीं है। अगर उन्हें लगता है कि हमारे पास 7,000 एप्लीकेशन आई है लेकिन उनमें से एक भी इंसान इतना काबिल नहीं है जिन्हें हम ग्रीन कार्ड दे सकें और अमेरिका में आजीवन बसने का मौका दे सकें, तो 7,000 के 7,000 को रिजेक्ट कर सकती है। 7,000 का आंकड़ा मैंने इसलिए लिया है क्योंकि ये 1 लाख का 7% है, तो आपको समझने में आसानी होगी। एक दूसरी कंट्री में पहुंचते हैं। मान लीजिए वो दूसरी कंट्री है बी। यहाँ पे जो आवेदन करने वालों की संख्या थी, वो आवेदन करने वालों की संख्या 7,000 नहीं थी। यहाँ पे आवेदन करने वालों की संख्या थी 50,000, 50 के 50,000 लोगों ने आवेदन दिया यहाँ पे। लेकिन जब यूएस एम्बेसी ने चेक किया तो उन्हें मालूम चला कि इन 50,000 में से 10,000 लोग ऐसे हैं जो हमारे बहुत काम के हैं और ये 10,000 लोगों को हमें लेके जाना चाहिए। ठीक है,
अब ये 10,000 लोग को लेके जाना चाहिए, लेकिन यहाँ पे फिर कैप आ गया, 7% का कैप आ गया, तो उस 10,000 लोग को नहीं ले जा सकते। 7,000 लोगों को लिया, लेकिन 3,000 जो उनके मन के लोग थे या जो योग्य लोग थे, जो चाहते थे अपने देश में लेके जाएं, उन्हें नहीं लेके जा सकते थे सिर्फ अपने पुराने नियमों के कारण। तो उन्होंने 3,000 लोगों का यहाँ से लॉस उठाया किसी भी देश से। ये बी कौन सी कंट्री है? आप इसे इंडिया मान सकते हैं। इंडिया में आवेदन सबसे ज़्यादा होते हैं अमेरिका जाने के, तो 50,000 लोगों में से 10,000 लोग उनके मतलब के निकले, लेकिन वो 7,000 लेके जा पाए। ठीक, अब वो एक और कंट्री पहुंचे एक और कंट्री में जहां पहुंचे, उन्होंने वहां पे एप्लीकेशन, नंबर ऑफ एप्लीकेशन सिर्फ 100 थे। अब जब 100 एप्लीकेशन उन्हें मिली, तो 100 एप्लीकेशन उन्हें पता पड़ा कि छोटा देश है, तो अमेरिका में ग्रीन कार्ड के लिए अप्लाई करने की संख्या जगह ज़्यादा नहीं है, तो ऐसे में क्या हम अपने टारगेटेड आंकड़े को, जो हमारा नंबर है 1 लाख का, हम उसे पूरा कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे? इन्होंने 100 जो लोग थे, इन 100 के 100 को उठाया, क्योंकि ये वाकई में काबिल थे। एक हाइपोथेटिकल आंकड़ा है, 100 के 100 काबिल नहीं हो सकते, लेकिन समझाने के लिए ज़रूरत है इस चीज़ की। मान लीजिए ये देश जापान है, जापान में 100 लोगों ने अप्लाई किया और 100 के 100 बेहद काबिल थे, उनको मिल गया। अब पुराने नियम के चलते सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती थी कि अगर उन्हें लग रहा है कि हम एक देश में गए जहाँ पे 7,000 लोगों ने अप्लाई किया, लेकिन एक भी काबिल नहीं था, तो उनको सब कुछ छोड़ के आ गए। एक जगह जहाँ गए जहाँ 50,000 लोगों ने आवेदन किया, लेकिन 10,000 मतलब के थे, और हमें 3,000 लोग जो हम एक्स्ट्रा लेके आना चाहते थे, लेकिन हम नहीं लेके आ पाए, ये उन्होंने लॉस उठाया। और दूसरा, यहाँ सिर्फ 100 लोगों ने आवेदन किया, क्योंकि वो बेहद छोटा देश था, काबिल लोगों से भरा पड़ा देश था, लेकिन सिर्फ 100 लोगों ने आवेदन दिया, तो हम उन 100 के 100 लेकर आ गए। तो अंत में क्या होता है कि 1 लाख तक का टारगेट कई बार कंट्री पूरी नहीं कर पाती। मान लीजिए उन्हें काबिल लोग मिले 80,000, तो उनकी जो रिक्वायरमेंट थी 1 लाख लोगों की, उससे वो कहीं नीचे रह गए। अब ये स्थिति क्या पैदा करती है? अमेरिका में जितनी रिक्वायरमेंट है, उतने रिक्वायरमेंट से कम लोगों का वहाँ पहुँचना अमेरिका की प्रगति में थोड़ा सा बाधा डाल सकता है। इसीलिए लेकर आया गया ईगल एक्ट। अब ईगल एक्ट का काम क्या था? ईगल एक्ट ने कहा यार हटाओ ये सब चीज़ें, हमें ये कैप नहीं रखना, क्योंकि ये कैप है हमारे अमेरिका की प्रगति में बाधा कर रहा है। अब अमेरिका की प्रगति में बाधा कैसे कर रहा है, इसे समझिए। अब अपन समझते हैं ईगल एक्ट को। ईगल एक्ट ने कहा कि 7% का कैप हटा दो, 7% का कैप हटा के 15% कर दो। अब 15% इतना बड़ा आंकड़ा है कि 15% लोगों को अगर उठाया जाने लगा, तो जाहिर सी बात है हमारे जो टारगेट हैं, अमेरिका के जो टारगेट है साल भर में ग्रीन कार्ड देने के, बहुत इजीली कंप्लीट हो जाएंगे, क्योंकि पूरे दुनिया भर में 195 देशों से लोग अमेरिका जाने की ना ही काबिलियत रखते हैं, ना ही आवेदन जाते हैं। टॉप 30 कंट्रीज़ होंगी जो सबसे ज़्यादा अमेरिका में पहुंचती हैं। यूरोपियन कंट्रीज़ ले लीजिए, कुछ मिडिल ईस्ट से ले लीजिए, कुछ एशियन कंट्रीज़ ले लीजिए। उसके बाद अब अगर इन्होंने शुरुआत करी इंडिया से, इंडिया में इनको सबसे ज़्यादा बेहतरीन लोग मिलते हैं। इंडिया और चाइना में, मैं सिर्फ इंडिया के बारे में नहीं कहूँगा, चाइना से भी ये बहुत लोग लेकर जाते हैं। इंडिया और चाइना से, जहाँ पहले उन्हें सिर्फ 7,000 लोगों को ले जाने का मौका मिल रहा था, अब वो इंडिया से टॉप के 15,000 लोगों को वो लेकर जा सकते हैं। इसी तरीके से वो चाइना के भी 15,000 लोगों को लेके जा सकते हैं, वो भी तब जब मैं आपको आंकड़ा सिर्फ 1 लाख बता रहा हूँ। ज़रूर नहीं कि हर साल वो 1 लाख ही ग्रीन कार्ड देते हो सकता है इससे ज़्यादा भी देते हो, किसी वर्ष इससे कम भी देते हो, दोनों चीज़ें पॉसिबल है। लेकिन उनका जब परसेंटेज बढ़ चुका है, तो उसके बाद अमेरिका की जो स्थिति है वो मजबूत होना शुरू हो जाती है। अब अपन बात करते हैं कि इसका अमेरिका पर प्रभाव और अमेरिकियों पर प्रभाव। राजनीतिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो अमेरिका की जो भी गवर्नमेंट इस कानून को लेकर आएगी, चाहे वो डेमोक्रेट हो चाहे रिपब्लिकन्स हो, उन्हें थोड़ा बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। शुरुआती दौर में ये चीज़ें नज़र नहीं आएंगी, लेकिन एक समय बाद एक केओस की और एक अफरा तफरी की स्थिति उत्पन्न होगी, क्योंकि जब अंतर्राष्ट्रीय लोगों का पूरी तरह से कैप हटा दिया जाएगा, उनकी सीमा को समाप्त कर दिया जाएगा, तो इसका मतलब यह है कि अमेरिका में काबिल लोगों की अगर कमी है, तो अमेरिकियों की नौकरी संकट में पड़ जाएगी और अंतर्राष्ट्रीय लोग ही अमेरिका जाके नौकरियां लेंगे। अब इसका प्रभाव क्या पड़ सकता है? इसका प्रभाव ये भी पड़ सकता है कि अंतर्राष्ट्रीय लोगों के प्रति या अंतर्राष्ट्रीय लोगों में एक विशेष समुदाय के प्रति जो सबसे ज़्यादा मात्रा में अमेरिका में पहुंच रहा है, उसके प्रति एक नफरत की भावना भी उपज सकती है। अभी नहीं, कुछ समय बाद जब ईगल एक्ट अपना प्रभाव दिखाना शुरू करेगा, इसको कम से कम 9 वर्ष लगेंगे। 9 वर्ष बाद ये अपना प्रभाव दिखाना शुरू करेगा। ये 9 वर्ष क्या है, अगर हुआ तो मैं आगे आने वाली वीडियोस में समझाऊंगा, वो बहुत लंबा चला जाएगा। तो ये मान के चलिए कि इसका अमेरिका पर क्या प्रभाव पड़ेगा। इसके अमेरिका पर राजनीतिक दृष्टिकोण से ये प्रभाव पड़ेगा कि एक समय बाद जब अमेरिका को नौकरी मिलनी कम हो जाएगी, तो उनके अंदर एक आक्रोश उत्पन्न हो सकता है।
ठीक है। अब इसका राजनीतिक दृष्टिकोण से हटा के अगर अमेरिका को एज ए नेशन देखा जाए तो अमेरिका बहुत मजबूत होना शुरू हो जाएगा। अमेरिका इसलिए मजबूत होना शुरू हो जाएगा क्योंकि वो पूरी दुनिया भर के सबसे काबिल लोगों को उठा करके अपने देश में लेके आ रहा है। और अगर दुनिया भर के सबसे काबिल लोग अमेरिका की प्रगति के लिए काम करना शुरू करने लगेंगे तो जाहिर सी बात है अमेरिका एक राष्ट्र के तौर पर बेहद मजबूत होगा। आप इसको कुछ इस तरीके से उदाहरण के तौर पर समझिए कि मान लीजिए एक इंसान की एक संगठन से या एक संगठन का दूसरे संगठन से एक बहुत बड़ा युद्ध होने वाला है और उस संगठन के बारे में आपको कोई भी जानकारी नहीं है। आपको उनकी ना शक्ति के बारे में मालूम है, ना उनकी स्ट्रैटेजी के बारे में मालूम है, ना ही उनकी जो सेना में या उनके संगठन में किस तरीके के लोग हैं इसके बारे में कोई जानकारी है। तो होगा क्या, आपको उनकी स्ट्रैटेजी के बारे में कोई जानकारी नहीं है तो आप उतनी ताकत से युद्ध नहीं लड़ पाएंगे। और अगर उसी संगठन के कई लोग आपके साथ काम करने लगे तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये होगी कि आप उनके माइंडसेट को समझ पाएंगे। अगर उनके संगठन के एक बहुत बड़ा समुदाय आपके लिए काम कर रहा है तो आपको सबसे पहले तो आप स्ट्रांग बनेंगे, दूसरा आपको ये भी समझ में आएगा कि बाकी लोग किस माइंडसेट के हैं, किस विचारों के हैं, कितनी क्षमताओं से काम करने वाले हैं। तो जाहिर सी बात है आपका संगठन और मजबूत होगा। और ये अमेरिका की सबसे बड़ी नीति का हिस्सा है कि अमेरिका दुनिया भर के टैलेंटेड लोगों को अपने देश में बुलाता है, उनको एक बेहतर ज़िंदगी देता है, बेहतरीन ज़िंदगी देता है जो वो अपने देश में नहीं जी पाते। इसलिए वो बहुत ही ऑनेस्ट तरीके से अमेरिका के लिए काम करना पसंद करते हैं, अमेरिका में रहना पसंद करते हैं। तो ये फ़र्क पड़ेगा अमेरिका पर और अमेरिकियों पर। अमेरिका बेहद मजबूत हो जाएगा, लेकिन अमेरिकियों में यानी वहाँ के नागरिकों में एक समय बाद आक्रोश उत्पन्न होना शुरू हो सकता है। देखें, अगर आने वाली नीतियाँ इसको सुधारने की कोई काबिलियत रखती हैं तो ठीक है, अदरवाइज यस, आक्रोश उत्पन्न हो सकता है। अब हम बात करते हैं इसका भारत पर और भारतीयों पर क्या प्रभाव पड़ेगा। भारतीयों को मज़े आ गए हैं ये न्यूज़ सुन करके कि पूरा क्या फट चुका है। वो लोग जो दशकों से इंतजार करते थे अमेरिका का ग्रीन कार्ड पाने के लिए, उनकी राहें अब बेहद आसान हो चुकी हैं। अब वो अमेरिका जाकर के बहुत इजीली ग्रीन कार्ड लेकर के अमेरिका जाकर के बहुत इजीली सेटल हो सकते हैं। यस, लेकिन उन्हें बेहद काबिल होना ज़रूरी है। ये भारतीयों का फ़ायदा है। अब इसमें भारत का क्या नुकसान है? भारत का नुकसान ये है कि अब भारत का मैक्सिमम टैलेंट अब अमेरिका जाना शुरू हो जाएगा। ये भारत का सबसे बड़ा नुकसान है। और अफसोस की बात यह है कि भारत की निकम्मी राजनीति भारत के टैलेंटेड लोगों को अपने देश में सम्मान दे ही नहीं पाती, उन्हें वो ज़िंदगी दे ही नहीं पाती, वो आमदनी नहीं दे पाती, जिसके चलते वो भारत में रहकर भारत के लिए काम करना शुरू करें। क्योंकि ये मेरा पिछले कई वर्षों का अनुभव भी रहा है कि मैक्सिमम लोग भारत छोड़ करके अमेरिका जाके वहीं सेटल होना चाहते हैं। और जो व्यक्ति एक बार वहाँ सेटल हो गया वो कभी दोबारा अपने वतन, अपने मुल्क, अपने देश लौटना नहीं चाहता। ये एक बहुत कड़वा सच है। अब आपसे कड़वा मानिए जैसा भी मानिए, बट एक सच है कि अमेरिका जाने के बाद एक इंसान दोबारा लौटने की ख्वाहिश नहीं रखता, क्योंकि अमेरिका उन्हें इतनी बेहतर ज़िंदगी देता है। तो यानी ये भारतीयों का क्या फ़ायदा हुआ, भारत का क्या नुकसान हुआ, ये दोनों चीज़ें भी आपने जानी कि ईगल एक्ट कितने स्मार्टली लेकर आए गए। ईगल अमेरिका का राष्ट्रीय पक्षी है। ईगल की सबसे बड़ी खूबी क्या होती है? दूरदृष्टि। वो बहुत दूरदृष्टि से देखता है कि किस नियम का पूरे दुनिया पर और उनके देश पर क्या असर पड़ेगा। अमेरिका दुनिया का सबसे शक्तिशाली देश है। कई लोग ये मानते हैं कि अमेरिका दुनिया का सबसे शक्तिशाली देश नहीं है। रशिया और चाइना दोनों अमेरिका को टक्कर दे सकते हैं। अगर आपको ये लगता है तो आप ये मान के चलिए अभी आप इस बारे में आपको शायद या तो अनुमान नहीं है या आप नहीं समझ पाते कि अमेरिका दुनिया का सबसे शक्तिशाली देश इसलिए है क्योंकि रशिया और चाइना ये दोनों कम्युनिस्ट कंट्रीज़ हैं। और कम्युनिस्ट कंट्रीज यानी वहाँ की जो पॉलिटिक्स है वो अपने पूरे देश की जनता पर एक तानाशाह की तरह शासन करती है। और अगर किसी देश की जनता ही अपनी सरकार के साथ नहीं है तो वो देश मजबूत कैसे हो सकता है? तो अमेरिका के समकक्ष जो देश खड़े हुए हैं वो है रशिया और चाइना, जो कि दोनों ही कम्युनिस्ट देश हैं। भले मिलिट्री पावर में अमेरिका के समकक्ष नज़र आते हैं, लेकिन अंदरूनी तौर पर ये बेहद खोखले हैं, क्योंकि इनकी जो जनता है, इनके जो लोग हैं, उतनी देशभक्ति से अपने देश के साथ नहीं खड़े हैं जितना अमेरिकी अपने देश के साथ खड़े हुए हैं। ये फ़र्क है, क्योंकि अमेरिका एक डेमोक्रेट कंट्री है। ये सारे प्रभाव हैं ईगल एक्ट के। अब ईगल एक्ट से कैप हट चुका है, 15% के लोग लगभग लोग अमेरिका जा सकते हैं। ये भी मैक्सिमम कैप है, मिनिमम 0 भी हो सकते हैं, लेकिन अधिकतम 15% है। तो ये सबसे बड़ा प्रभाव है ईगल एक्ट का। अब अपन बात करते हैं कि अगर ईगल एक्ट का कंपैरिजन अगर अपन भारत की कुछ नीतियों से करें
तो चलिए देखें क्या फ़र्क नज़र आता है। सबसे पहले मैं ईगल एक्ट का कंपैरिजन करूंगा भारत के आरक्षण से। अमेरिका ने जो ईगल एक्ट अपने में जारी किया है, इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि अमेरिका अब ये कहना चाहता है कि अमेरिका की प्रगति में सिर्फ काबिल लोगों का योगदान होगा। हमारे यहाँ भले ही आरक्षण तो बहुत दूर की बात है, अगर आप अमेरिकी भी हैं, अमेरिका में भी जन्म लिए हैं, तो अभी हम आपको नौकरी नहीं देंगे। भले ही आप सिर्फ तभी नौकरी ले पाएंगे अगर आप काबिलियत रखते हैं। और अगर एक दूसरे देश का इंसान, भले वो अमेरिका में नहीं पैदा हुआ, अगर अमेरिका में पैदा हुए होने वाले इंसान से ज़्यादा काबिल है तो वो नौकरी लेगा, ना कि अमेरिकी। अब आप ये देखिए कि अमेरिका अपने आप को किस स्तर तक मजबूत बनाने पे जुड़ गया है और भारत आज भी आरक्षण की बात करता है। ठीक है, तो राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए देश को कमज़ोर बनाया जा रहा है या क्या चल रहा है, ये राजनीतिक विषय हो जाएगा। लेकिन आप सोचिएगा कि भारत में आरक्षण पे लोग जोड़ देते हैं और अमेरिका अंतर्राष्ट्रीय स्तर से आरक्षण हटा रहा है अपने देश में, और ये ईगल एक्ट उसका स्पष्ट उदाहरण है। दूसरा हम बात करते हैं एफडीआई वर्सेस ईगल एक्ट। भारत में एफडीआई लेकर आए, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। यहाँ पर हम विदेशी कंपनियों का पैसा लेकर आ रहे हैं और हम ये सोच रहे हैं हमारा देश मजबूत हो रहा है, हमारे देश की इकोनॉमी मजबूत हो रही है। और अमेरिका कितना स्मार्टली गेम प्ले कर रहा है कि अमेरिका दुनिया भर के टैलेंट को अपने अंदर लेकर आ रहा है। तुम टैलेंटेड लोग अंदर आओ। मतलब एक चीज़ समझिए कि एक इंसान फैक्ट्री से सामान खरीद रहा है और एक दूसरा इंसान है जो पूरी फैक्ट्री की मशीनें ही खरीद के अपने देश में ला रहा है। कौन प्रगति करेगा ज़्यादा? प्रगति इंसानों से होती है, पैसे से नहीं होती है। एक बार काबिल इंसान अगर किसी देश में पहुंच जाए तो वो पैसा कई गुना बढ़ा सकता है उस देश की इकोनॉमी का। तो भारत एफडीआई और आरक्षण में उलझा हुआ है और अमेरिका ईगल एक्ट लेकर आ रहा है। इसके भविष्य में क्या परिणाम आने वाले हैं आप देखते चलिए। भारत भी कमज़ोर होगा इससे, क्योंकि भारत में काबिल लोगों की इज्जत और वैल्यू उतनी नहीं है जितनी अमेरिका में है। इसलिए सभी काबिल लोग जितने होते हैं, जिनमें सामर्थ्य होता है और जो अमेरिका जा सकते हैं, वो अमेरिका चले ही जाते हैं, भारत देश छोड़ के चले ही जाते हैं। तो अपनी राजनीति को भी बहुत गंभीर तरीके से आके इस बारे में सोचना पड़ेगा कि भारत का टैलेंट भारत में ही रहे और वो इतना फ्रस्ट्रेट ना हो जाए कि वो अंतिम में ये मन बनाने लगे कि हमें इस देश को छोड़ के अमेरिका में सेटल होना चाहिए। ठीक है, भारत इस बारे में सोचे। अंत में अपन बात करते हैं ईगल एक्ट। मेरी नज़र में ईगल एक्ट क्या है? तो मैं कहूँगा कि मेरी नज़र में ईगल एक्ट पूरी दुनिया के जो सबसे शक्तिशाली देश हैं उनको सबसे ज़्यादा कमज़ोर बनाने की अमेरिका की बहुत ही स्मार्ट नीति है, क्योंकि दुनिया के सभी काबिल लोगों को अमेरिका वो अपने देश में लेकर आएगा, उनको बेहतरीन ज़िंदगी देगा और वो सब लोग अमेरिका के प्रगति में अपना योगदान देंगे, ना कि अपने खुद के देश की प्रगति में। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।